हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी आ जाइए तो फिर क्लास को शुरू किया जाए। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वॉइस क्रैक हो रही है, क्या बात कर रहे हो हिमांशु? ऑडियो वीडियो सही है? ऑडियो वीडियो सही है? चेक करिए, ऑडियो वीडियो सही है? अभी भी क्रैक हो रही है? अभी भी ऑडियो क्रैक हो रहा है, आवाज क्रैक हो रहा है? अब सही है ना? अब सही है? नमस्ते बेटा, नमस्ते। ओके, यस 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 यस, अब सही है। बहुत ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत सही। अच्छा बेटा, आप यदि 12th में पढ़ते हो, एक मिनट रुक जाना। हाँ, यदि आप 12th में पढ़ते हो, है ना, और आपका एग्जाम है, आपको 11th रिवाइज करना है, तो 11th रिवाइज करने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। आप क्या करो, आप क्या करो, नोटबुक रिवाइज करो और नोटबुक रिवाइज करके टेस्ट दो। तो 11 तुम अभी जल्दी से रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि नवंबर के बाद आप 12th में स्टार्ट हो जाओगे। अच्छा, अंकुश कह रहा है सर कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट नहीं की है। भाई देखो, सब लोगों को एक बात बता दूं, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट आप ईमानदारी से करो। देखो, जब तुम मेरे साथ करने आते हो ना, तो तुमसे पहले मैं कर देता हूं, क्योंकि इतना वेट थोड़ी कर पाऊंगा। क्लास है, पढ़ाना भी है, क्वेश्चन भी कराने हैं, सब कुछ कराना है। तो कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट आप यदि पहले से करके आओगे तो आपको आइडिया रहेगा आप कहां गलत हो कहां सही हो। तो सभी बच्चे कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट पहले से करके आए। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ करें, आप पहले से करके आओ, तभी आप अच्छा कर पाओगे, तभी आप अच्छा कर पाओगे। ठीक है? और संडे का टेस्ट ध्यान रखो, मैंने इस बार संडे का टेस्ट क्या बोला है देख लो। संडे के टेस्ट की प्रिपरेशन करते रहो सब लोग। संडे के टेस्ट में कंप्लीट 12th की फिजिकल केमिस्ट्री आएगी, 12th की पीसी आएगी, फिजिकल केमिस्ट्री। उसमें क्या क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा, लिक्विड स्टेट होगा, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड स्टेट नहीं, एंड केमिकल काइनेटिक्स होगा। आप अपनी पूरी ताकत से इसको रिवाइज करिए और रिवाइज करके टेस्ट दीजिए। सबके 15-15 क्वेश्चन आएंगे, सबके 15-15 क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से करिए। चलो, अब मैं करने जा रहा हूं कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट लास्ट की, जो कल मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट दी थी। अब हम लोग उसको करते हैं। कल की कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट सब लोग करके आए? कल की कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट, कल की कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट। खुल जा, सिम सिम खुल गई। कल की कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट याद है सबको? 1200, 1235, 918, 125, 10 और 139। एल्केन के लिए क्या था? 1235, 918। ये कल की कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट है, सब याद है?
एल्केन के लिए क्या है 1235 918, एल्कीन के लिए क्या है 125 10, और एल्काइन के लिए क्या है 139 1। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, हाउ मैनी मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू फॉर्म आइसोमर इन एल्केन। एल्केन आइसोमरिज्म शो करे उसके लिए उसके पास मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए। तो आपको पता है कि जब तक दो फिगर नहीं बनेंगे तब तक आइसोमरिज्म आएगी नहीं। तो आपको पता है रूल क्या, 1235 918। तो ये जो है C1 से लेके C3 तक एक फिगर होता है और C4 से दो फिगर होते हैं। इसका मतलब मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए, तभी एल्केन आइसोमरिज्म शो कर सकता है, चाहे जिस तरह की करे, चेन पोजीशन कोई भी करे। तो बताओ हाउ मैनी मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू फॉर्म आइसोमरिज्म इन एल्केन। तो एल्केन में आइसोमरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए 4। क्यों, एक कार्बन मेथेन एथेन प्रोपेन ये सिर्फ सिंगल फिगर बनाते हैं, और आइसोमरिज्म की बेसिक डेफिनेशन है 2 या 2 से ज्यादा फिगर मिलने चाहिए सेम मॉलिक्यूलर फार्मूले के। अच्छा अब ये देखो, हाउ मैनी मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो आइसोमरिज्म इन एल्कीन। एल्कीन में आइसोमरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए। तो एल्कीन का क्या है 125 10। तो ये क्या है C2, ये क्या है C3, ये क्या है C4 और ये क्या है C5। इसका मतलब C3 के दो फिगर आ रहे हैं। C3 के कितने फिगर आ रहे हैं, दो फिगर आ रहे हैं, ये देखो C3। तो इसका मतलब मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए। एल्कीन को किसी भी तरह की आइसोमरिज्म शो करने के लिए मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए। नेक्स्ट, हाउ मैनी मिनिमम कार्बन रिक्वायर्ड टू शो आइसोमरिज्म इन एल्काइन। एल्काइन में आइसोमरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए। तो एल्काइन का क्या है 139 139। ये क्या है C2, ये क्या है C3, ये क्या है C4। मतलब इसमें भी मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए आइसोमरिज्म शो करने के लिए। एल्काइन में भी मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए किसी भी तरह की आइसोमरिज्म शो करने के लिए। क्यों, जब 3 कार्बन होंगे तो 3 फिगर बनेंगे, 2 कार्बन होंगे तो एक फिगर बनेगा, और एक फिगर पे आइसोमरिज्म आएगी नहीं। आइसोमरिज्म की बेसिक कंडीशन है कि मिनिमम 2 फिगर मिलने चाहिए। हाउ मैनी स्ट्रक्चर ड्रा इन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C6H14। C6H14 के कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर है। तो कैसे याद है, मैंने पढ़ा रखा है 1235 918। मान लो जिसको ये याद नहीं है, मान लो किसी बच्चे को याद नहीं है तो वो बना के देखे, मगर हमें पेपर में बहुत तेजी से क्वेश्चन करने हैं। क्यों, क्योंकि 180 क्वेश्चन आपको 2 घंटे 45 मिनट में करने हैं। 15 मिनट तो बर्बाद जाता ही जाता है, पेपर देर से मिलता है, या फिर ओमार सीट भरने में टाइम लगता है, या फिर जो वो आपकी देख रेख के लिए आता है वो टाइम ले लेता है वेरिफिकेशन में। तो हमें ये याद होना चाहिए। अब हमें क्या पूछ रहा है C6H14 के कितने फिगर बनेंगे। तो ये क्या है C1 से C3, ये क्या है C4, ये क्या है C5, ये क्या है C6। तो C6 के कितने फिगर आ रहे हैं 5 फिगर आ रहे हैं। तो इसके कितने फिगर बनेंगे 5। हेक्सेन के टोटल 5 फिगर आएंगे। हाँ, हेक्सेन के टोटल कितने फिगर आएंगे 5 फिगर। कौन कौन से आएंगे कैसे आएंगे ये कल की क्लास में सब पढ़ाया है, और फिर आपको क्वेश्चन निकालने का कॉन्सेप्ट भी दिया था। ये देखो कि आप मिनटों में ऐसे क्वेश्चन कैसे निकालो। नेक्स्ट, हाउ मैनी पॉसिबल फिगर फॉर्म बाय C4H8। अब C4H8 क्या है, एल्कीन है, ये इसको फॉलो कर रहा है ना। कार्बन के डबल हाइड्रोजन है, कार्बन के
कार्बन के डबल से 2 ज्यादा है एल्केन, कार्बन के डबल के बराबर हाइड्रोजन है एल्कीन, कार्बन के डबल से 2 कम है एल्काइन। क्यों? एल्केन का फार्मूला ये होता है, एल्कीन का ये होता है, एल्काइन का ये होता है। अब आप जरा देखो इसमें क्या लिखा है, कार्बन कितने हैं n, तो हाइड्रोजन कितने हैं 2n +2, तो कार्बन के डबल से 2 ज्यादा एल्केन, कार्बन के डबल के बराबर एल्कीन, कार्बन के डबल से 2 कम एल्काइन, कार्बन के डबल के बराबर है, इसका मतलब ये एल्कीन है। अब एल्कीन के कितने फिगर होंगे, तो उसका रूल क्या है 125 10, ये क्या है C2, ये क्या है C3, ये क्या है C4, तो C4 के कितने फिगर होंगे 5, C4 के कितने फिगर होंगे 5 फिगर होंगे। अब इसको करो, सेलेक्ट द करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला विच इज फॉर्म ग्रेटर देन 4 डिफरेंट फिगर। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर फार्मूला है जो मिनिमम 4 से ज्यादा फिगर बनाएगा, ग्रेटर देन 4 डिफरेंट फिगर। तो ये क्या है, कार्बन कितने हैं 5, 5 दूनी 10 +2, मतलब ये एल्केन है, तो एल्केन कितने फिगर बना 1235 918, तो ये हो गया C3, C1 से C3, C4, C5, C5 कितने बनाएगा 3, और वो क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला विच इज फॉर्म ग्रेटर देन 4 डिफरेंट फिगर, ये तो टोटल 3 फिगर बनाता है, तो ये आंसर हो नहीं सकता। अब देखो जितने कार्बन है उससे डबल हाइड्रोजन है, मतलब ये एल्कीन है, तो एल्कीन का क्या होता है 125 10। अब ये क्या है C2, ये क्या है C3, ये क्या है C4, ये क्या है C5, तो ये कितने फिगर बनाएगा 10 फिगर बनाएगा, तो 4 से ज्यादा फिगर बना रहा है। C5H10 कितने फिगर बनाएगा 10 फिगर बनाएगा, है ना। अब ये देखो ये कितने फिगर बनाएगा C4H10, ये एल्केन है, कार्बन से डबल से 2 ज्यादा है, तो जब 4 है तो ये 3 होता है, 1 से 3, C4 कितने बनाता है 2, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ये एल्केन है। अब ये देखो कार्बन के डबल से 2 कम, इसका मतलब ये एल्काइन है, और एल्काइन का क्या है ये 139, तो ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, तो C3 कितने फिगर बनाएगा 3, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये 3 फिगर बनाएगा। पूछ रहा है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ जो 4 से ज्यादा फिगर बनाए, तो 4 से ज्यादा फिगर ये बनाएगा। ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, और यदि ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है तो आप कर ही नहीं पाओगे, आप कर ही नहीं पाओगे। क्यों? इस क्वेश्चन को करने में 7-8 मिनट लग जाएंगे, क्योंकि पहले आप एल्केन के पॉसिबल फिगर बनाओगे, फिर एल्कीन के बनाओगे, फिर एल्केन के बनाओगे, फिर एल्काइन के बनाओगे, तब पता चलेगा। इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, तो यदि ये आता है तभी आप मिनटों में कर पाओगे, सेकंडों में कर पाओगे। 1235 918 125 10 139, आंसर समझ पाए? यस। ये क्वेश्चन बताओ, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो बाय C6H14। C6H14 क्या है, तो देखो जितने कार्बन है उसके डबल से 2 ज्यादा है, इसका मतलब ये एल्कीन है, और एल्केन सिर्फ 2 टाइप की आइसोमेरिज्म शो करेगा, चेन एंड पोजीशन। मैंने पढ़ाया था 1235 918, C1 से C4, C1 से C3 कोई आइसोमेरिज्म नहीं, C4 सिर्फ चेन, पहला किसी तरह की आइसोमेरिज्म नहीं से करेगा, अगले 2 सिर्फ चेन, बाकी सब चेन एंड पोजीशन दोनों, याद है, पहला किसी आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा, अगले 2 सिर्फ चेन,
और इसके बाद सभी के सभी चेन एंड पोजीशन दोनों, चेन एंड पोजीशन दोनों। अब आप बताओ C6H14 है, तो C6 कौन आएगा, ये आएगा। तो C6 क्या शो करेगा, चेन एंड पोजीशन दोनों शो करेगा। डी आंसर, चेन एंड पोजीशन दोनों शो करेगा, चेन भी शो करेगा, पोजीशन भी शो करेगा। एल्केन। विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म फॉर्म बाय C3H6। अब ये क्या है, एल्कीन है, कार्बन जितने हैं उससे डबल हाइड्रोजन है, तो ये एल्कीन है। अब एल्कीन किस तरह की आइसोमरिज्म शो कर सकता है, तो एल्कीन चेन शो कर सकता है, मगर 3 कार्बन है। अब 3 कार्बन का एल्कीन यार ऐसे बनेगा, 3 कार्बन का एल्कीन ये है, और इसके पॉसिबल फिगर सिर्फ 2 होते हैं। इसके पॉसिबल फिगर कितने हैं, 2। ये देखो आपको पढ़ाया है ना, 139, सॉरी एल्कीन है 125 10, ये C2 है, ये C3 है, तो इसके 2 फिगर है, एक ये एक ये। अब इनके बीच में कौन सी आइसोमेरिज्म है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। एक ओपन है, दूसरा रिंग है, एक ओपन है, दूसरा रिंग है। हाँ, तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म हुई, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म हुई। ये बच्चों मैंने आपको पूरा का पूरा करा दिया, जो हम लोगों ने क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन दिए थे सब करा दिए। अब आ जाओ आज की क्लास पे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो कल आपको मैंने ये पढ़ाया था कि एल्केन कितने आइसोमर बनाएगा, या उसमें कौन कौन सी आइसोमरिज्म हो सकती है, या कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एल्कीन कितने आइसोमर बनाएगा, एल्काइन कितने आइसोमर बनाएगा, और उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फिगर ऑफ मोनोवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। जैसे तुमसे पूछा जाए प्रोपाइल अल्कोहल कितने तरह के फिगर बनाएगा, है ना, तो उसको कैसे करोगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन, मैं पहले क्वेश्चन आपको देता हूं। मैंने आपसे पूछा ये हाउ मैनी फिगर फॉर्म इन मोनो क्लोरीनेशन ऑफ ब्यूटेन, ब्यूटेन नहीं C4H 4 दूनी 8 2 10, C4H10 एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसके कितने पॉसिबल फिगर बनेंगे मोनोक्लोरीनेशन करने पर, मोनोक्लोरीनेशन करने पर कितने पॉसिबल फिगर बनाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, ये सारी बातें इसमें आएंगी, ठीक है। या कोई क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ठीक है, कैलकुलेट टोटल पॉसिबल अल्कोहल स्ट्रक्चर इन C4H10O, या इसी को आप लिख सकते हो C4H9OH। इसके कितने पॉसिबल अल्कोहल के स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने का क्या तरीका है, किस तरह से करोगे, ये समझाने जा रहा हूं। सर मेरे पापा शराब पीते हैं, बेटा ईशांत, देखो आपकी परिस्थिति जो आपने बोला है ना, कि आपके फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, जो आपके फादर है ना, वो अल्कोहल लेते हैं, जिसकी वजह से शायद आपको कोई दिक्कत आती है। तो देखो यार समस्याएं सब हैं, मतलब आपकी समस्या काफी टफ है दूसरों के रिस्पेक्ट में। बस मैं इतना ही कहूंगा,
आप इन समस्याओं से लड़ते हुए पढ़ाई करते चले जाओ, गिव अप ना करो और ना उन समस्याओं पे ध्यान दो। आप ये मान लो कि आप मतलब उस समस्या से अपना दिमाग हटा लो। मैं जानता हूं ये बहुत टफ काम होगा, मगर हटा के सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। एक बार आप डॉक्टर बन जाओगे ना तो आप सारी समस्याओं का सलूशन दे पाओगे, मगर नहीं बन पाओगे तो नहीं दे पाओगे। समझे इंसान? तो इसलिए आप पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे करो। इन समस्याओं से अभी बाकी परिवार के लोगों को लड़ने दो, उलझने दो। आप पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे कर लो। जब एक बार आपका एग्जाम निकल आएगा तब आप इतने काबिल हो जाओगे कि उन समस्याओं को सॉल्व कर पाओगे। अभी क्या है, डिस्ट्रैक्शन की वजह से बस आपकी पढ़ाई खराब होगी। फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी तो है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म की प्रायोरिटी पहले होगी ना। मंडल किस में कह रहे हो बेटा? मंडल, मंडल किस में कह रहे हो? अच्छा, पढ़ने भी नहीं देते? तो यार आप किसी अपने दूसरे दोस्त के घर चले जाओ, या गांव चले जाओ, या किसी रिश्तेदार के घर चले जाओ, वहां जाके पढ़ाई कर लो। अंसारी मैं नहीं लेता यार, अंसारी मैं नहीं लेता। अंसारी पूछ रहा सर आप अल्कोहल लेते हो? तो मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं लेता। हाँ, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, गौतम ने अच्छा सजेशन दिया है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। लास्ट क्वेश्चन में मंडल, लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हो तुम कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी होगी? एक बार मंडल का क्वेश्चन देख लें। मंडल, लास्ट क्वेश्चन में फंक्शनल आइसोमेरिज्म कैसे होगी? मैंने बताया है कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। ये एल्कीन है और ये रिंग है। रिंग में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? मंडल, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। रिंग में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? रिंग में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? यहां पे चलो मैंने मान लिया एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है ना। एल्कीन भाई एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्कीन है। अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्केन का कोई फंक्शनल ग्रुप थोड़ी होता है। एल्केन को कोई हम कोई फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं? नहीं बोलते हैं ना। एल्केन को तो हम फंक्शनल ग्रुप बोलते नहीं है। तो यहां पे फंक्शनल नहीं होगा, सिर्फ रिंग चेन होगा। क्यों? एक ओपन फॉर्म में है, एक क्लोज फॉर्म में। फंक्शनल क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं इसके पास, तो फंक्शनल नहीं होगा। चलो अब पढ़ाते हैं। आ जाओ बेटा, आज आप लोगों को स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी ले चलना है। तो अब जरा देखो यार बच्चों, अब हम लोग इसको कैसे करेंगे जरा गौर से सारे बच्चे समझेंगे, ठीक है? तो देखो हम लोग क्या करेंगे जरा समझो। अब आपको पढ़ाता हूं। देखो बच्चों ये एल्केन है, सारे बच्चे समझेंगे। ये एल्केन है, एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 2, इसको बोला जाता है एल्केन। अब इसमें एक हाइड्रोजन माइनस कर दो। आप इसमें क्या करो बच्चों, एक हाइड्रोजन निकाल लो। तो जब आप इसका एक हाइड्रोजन निकाल लोगे तो भाई एक हाइड्रोजन कम हो गया, कार्बन तो निकाले नहीं, हमने क्या निकाले? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितने थे? 2n प्लस 2। अब एक हाइड्रोजन कम कर दिया तो एक बैलेंसी कार्बन की फ्री हो गई, ऐसे। तो इसको बोलते हैं एल्केन। और जब कार्बन की एक बैलेंसी फ्री कर दो तो इसको बोला जाता है एल्काइल, और इसी को बोला जाता है रेडिकल, एल्काइल रेडिकल, एल्काइल रेडिकल। अब इन्हीं से आप क्या करोगे? कोई ना कोई चीज जोड़ोगे। ये जो फ्री बैलेंसी है इसी से आप कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ोगे। इसी से आप क्या करोगे? कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़कर इसको क्या कर दोगे? मॉलिक्यूल बना दोगे। अभी ये रेडिकल है क्योंकि एक फ्री बैलेंसी है। आप इससे क्या कर दोगे? कोई फंक्शनल ग्रुप जोड़ दोगे जिसकी एक बैलेंसी है। ये देखो, जैसे मान लो मैंने इसमें अल्कोहल जोड़ दिया या क्लोरीन जोड़ दिया,
क्लोरीन की एक वैलेंसी होती है। तो ये देखो बन गया जाके कंपाउंड, ये आप बन गया कंपाउंड, कंपाउंड ऐसे। तो हम क्या करेंगे, रेडिकल के फिगर बनाना सीखेंगे। यदि तुमसे कोई क्वेश्चन आएगा तो कैसे ट्रीट करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, मैं सिखाऊंगा। पहले जरा समझ, जब एल्केन में एक हाइड्रोजन निकाल दो तो वो बन जाता है रेडिकल, ठीक है, और उसको हम नाम देते हैं एल्काइल। ऐसे जैसे ये देखो मेथेन है, अब मेथेन में एक हाइड्रोजन निकाल दो तो ये देखो आ गया मिथाइल फ्री रेडिकल। अब हम एक एक करके इनके फिगर बनाना सीखेंगे। कैसे सीखना है आपको बताता हूं। केस नंबर 1 मतलब पहला पार्ट, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल फिगर ऑफ CH3 फ्री रेडिकल। इसके कितने फिगर बनेंगे, CH3 फ्री रेडिकल के, इसी को आप क्या कहते हो, मिथाइल कहते हो। अब इसके टोटल पॉसिबल फिगर कितने होंगे बताओ भाई, इसके आप कितने पॉसिबल फिगर बना सकते हो। जितने इसके पॉसिबल फिगर बनेंगे उतने ही इसके कंपाउंड के फिगर बनेंगे, जितने इसके पॉसिबल फिगर बनेंगे उतने ही इसके कंपाउंड के फिगर बनेंगे। अब इसके कितने फिगर बनेंगे, इसका तो यार एक ही फिगर बनेगा ना, बस ये, और कोई फिगर बनेगा नहीं। तो जब कोई और फिगर नहीं बनेगा तो इसके कंपाउंड का भी एक ही फिगर बनेगा। क्यों, सिर्फ एक बैलेंसी फ्री है। अब एक बैलेंसी फ्री है तो उसी जगह पे तो आप कोई चीज जोड़ सकते हो। तो टोटल फिगर ऑफ मोनोवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग मतलब इसके साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है मगर वो मोनोवैलिएंट है, तो इसके टोटल फिगर कितने होंगे, टोटल फिगर ऑफ मोनोवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड इक्वल टू 1। सिर्फ एक फिगर आएगा, एक से ज्यादा फिगर नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसके रेडिकल के कितने फिगर बने हैं, एक फिगर बने। जितने फिगर रेडिकल के बनेंगे, गौर सुनिए सारे बच्चे, जितने फिगर रेडिकल के बनेंगे उतने ही फिगर मॉलिक्यूल के आएंगे। जितने फिगर रेडिकल के बनेंगे उतने ही फिगर मॉलिक्यूल के आएंगे। रेडिकल का एक फिगर बना तो मॉलिक्यूल का एक फिगर आएगा। मान लो मेरे से कोई कहता है इसके पॉसिबल फिगर बताओ, ये देखो इसके टोटल पॉसिबल फिगर कितने हैं, या इसके टोटल पॉसिबल फिगर कितने हैं, तो इसके टोटल पॉसिबल फिगर कितने हैं, एक। अब कोई कहता है इसके टोटल पॉसिबल फिगर बताओ, तो भी एक। क्यों, ये सब मोनोवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप है। इसके टोटल पॉसिबल फिगर बताओ, तो भी एक। क्यों, इसका एक फिगर आ रहा है तो इसके कंपाउंड का भी एक ही फिगर आएगा। जितने फिगर रेडिकल के आएंगे उतने ही फिगर कंपाउंड के आएंगे, ध्यान रखिएगा। अच्छा, केस 1 हो गया। अब केस 2 पे आओ। अब मान लो ये फ्री रेडिकल है जिसके पास 2 कार्बन है। अब 2 कार्बन का फ्री रेडिकल कैसे बना सकते हो, आप यहां से एक बैलेंसी, भाई हमें एक हाइड्रोजन हटाना है तो एक हाइड्रोजन हटाने के कितने तरीके हैं, आप इस वाले से निकाल दो, तो जब इस वाले से निकालोगे तो ये फ्री रेडिकल जनरेट होगा, ऐसा। अच्छा, आप इस वाले से निकाल दो तो ये फ्री रेडिकल जनरेट होगा। अब दोनों फ्री रेडिकल अलग अलग है या सेम, चेक करो। दोनों फ्री रेडिकल अलग अलग है या सेम, दोनों सेम है, चेक करो। जिस कार्बन पे फ्री बैलेंसी है उससे CH3 अटैच है, जिस कार्बन पे फ्री बैलेंसी है उससे CH3 अटैच है, जिस कार्बन पे फ्री बैलेंसी है उस पे 2 हाइड्रोजन है, जिस कार्बन पे फ्री बैलेंसी है उस पे 2 हाइड्रोजन है। तो इसमें पॉसिबिलिटी 2 है मगर दोनों से सेम फिगर आ रहा है।
इसमें पॉसिबिलिटी दो है मगर दोनों से सेम फिगर आ रहा है, तो टोटल फिगर कितने आए, टोटल फिगर, इसके टोटल फिगर कितने आए, किसके, C2H5 फ्री रेडिकल के, तो C2H5 फ्री रेडिकल के टोटल फिगर कितने आए, एक, C2H5 फ्री रेडिकल के टोटल फिगर कितने आए, एक। तो यदि मेरे से कोई पूछता है कि यार C2H5 Cl है, बताओ कितने फिगर बनेंगे, पॉसिबल फिगर, तो एक ही बनेगा, वो भी कौन सा, बस ये वाला, ये, बस। अच्छा, अब आ जाओ अगले केस पे, केस नंबर 3, केस नंबर 3। अब हमारे पास क्या है, 3 कार्बन, 3 कार्बन का एल्केन कौन होता है, ये 3 कार्बन का एल्केन कौन होता है, C3H8, C3H8 के कितने पॉसिबल फिगर बनेंगे, तो देखो C3H8 हमारे पास ये होता है, इसका एक फिगर होता है, किसी ने कहा ये कैसे पता चला, तो कल पढ़ाया है, कल एल्केन के पॉसिबल फिगर पढ़ाए हैं, बैक स्लाइड कर दीजिए, हाँ कर देते हैं बेटा, कल एल्केन के पॉसिबल फिगर पढ़ाए हैं, 1235 918, तो C1 से लेके C3 तक एक फिगर बनता है, चेक करो, इसका भी एक फिगर, तो पॉसिबिलिटी एक, इसका भी एक फिगर बना, पॉसिबिलिटी एक। अब C3H8 के ये फिगर है, अब इसमें एक हाइड्रोजन निकालो, तो एक हाइड्रोजन निकालने के कितने तरीके हैं, यहां से हाइड्रोजन निकाल सकते हो, यहां से हाइड्रोजन निकाल सकते हो, यहां से हाइड्रोजन निकाल सकते हो, तो पॉसिबिलिटी कितनी है, 3। अब 3 से डिफरेंट फिगर कितने आते हैं हमें ये देखना है, हमने क्या किया, हाइड्रोजन निकाल दिया, जब मैंने यहां से हाइड्रोजन निकाला तो देखो क्या है, हम्म, अब देखो, तीन पॉसिबिलिटी है, आपने यहां से हाइड्रोजन निकाला तो ये बना, यहां से हाइड्रोजन निकाला तो ये फ्री, ये बना, यहां से हाइड्रोजन निकाला तो ये बना, तीन पॉसिबिलिटी थी, तीनों लिख दी। अब बताओ डिफरेंट फिगर कितने हैं, अब डिफरेंट फिगर कितने हैं, तो जरा देखो बच्चों, गौर से देखो, जिस कार्बन पे फ्री बैलेंसी है उससे क्या अटैच है, CH2CH3, जिस कार्बन पे फ्री बैलेंसी है उससे क्या अटैच है, CH2CH3, जिस कार्बन पे फ्री बैलेंसी है उस पे दो हाइड्रोजन, जिस कार्बन पे फ्री बैलेंसी है उस पे दो हाइड्रोजन, तो पहला और तीसरा सेम है, तो दोनों में से कोई एक फिगर काउंट होगा, है ना। अच्छा, दूसरा वाला चेक करो, अलग है, कैसे, जिस कार्बन पे फ्री बैलेंसी है वो सेकेंडरी कार्बन है, जबकि ये कैसा है, प्राइमरी कार्बन, इससे एक कार्बन अटैच है, और ये कैसा है, सेकेंडरी कार्बन, इससे दो कार्बन अटैच है, तो ये डिफरेंट फिगर है। तो टोटल फिगर कितने आ रहा है, टोटल फिगर, टोटल फिगर कितने आ रहे हैं, C4H9 फ्री रेडिकल के, सॉरी C4H7, C4H7 फ्री रेडिकल, जब आप इससे एक हाइड्रोजन कम कर दोगे तो C4H7, इसके टोटल फिगर कितने आ रहे हैं, दो, इसके टोटल फिगर कितने आ रहे हैं बच्चों, दो। अब यदि टोटल फिगर इसके दो आ रहे हैं तो गौर से समझो, अब यदि कोई मेरे से पूछता है कि C4, गलत लिख दिया, देखो किसी ने बताया नहीं, हो सकता है आप लोग बता रहे हो कमेंट पे, C3 है यार, C3, हाँ एक ने बताया, देखो C3H7OH के टोटल कितने फिगर बनेंगे, टोटल पॉसिबल फिगर बताओ, पॉसिबल फिगर बताओ भाई,
कितने फिगर बनेंगे? C3H7 के टोटल कितने फिगर बनेंगे? तो C3H7 फ्री रेडिकल के कितने बनना है? 2। तो C3H7 के यदि 2 बनना है तो उसके करस्पॉन्डिंग कंपाउंड के भी कितने बनेंगे? 2। मगर वो फंक्शनल ग्रुप कैसा होना चाहिए? मोनोवैलिएंट। मगर वो फंक्शनल ग्रुप कैसा होना चाहिए? मोनोवैलिएंट। क्योंकि एक बैलेंसी आप फ्री कर रहे हो, तो जब आप एक बैलेंसी फ्री कर रहे हो तो फंक्शनल ग्रुप एक बैलेंसी वाला होना चाहिए, है ना? ये देखो, सही है? सही है? यस। अब आगे बढ़ जाओ, अब आगे बढ़ जाओ, अगला करते हैं। डी। डी पार्ट है C4H10। इसके कितने पॉसिबल फिगर है? तो बताओ C4H10 के पॉसिबल फिगर कितने थे? पहले ये बताओ, C4H10 के पॉसिबल फिगर कितने थे? 1200, 1235, 951। तो C4H10 के पॉसिबल फिगर कितने थे? 2। C1 से लेके C3 तक 1 और C4 का 2। 1235, 951। रूल याद है? 1235, 951 918। तो देखो, ये C1 से C3, ये C4 है, तो C4 के कितने फिगर हैं? 2। तो जरा देखना आप कितने फिगर पॉसिबल बनेंगे, अच्छे से काउंट करना, डरना नहीं। तो पहले पॉसिबल फिगर ये देखो, एक फिगर तो ये आया, पहले तो एल्केन बनाओ, ये देखो एल्केन बना। अब फ्री रेडिकल बनाओ, अब इसके कितने फ्री रेडिकल पॉसिबल है? बनाओ। एक हाइड्रोजन हटाना है हमें। अब एक हाइड्रोजन हटा के देखो बच्चों, इसके कितने फिगर पॉसिबल है? बताओ आप लोग। मुझे तो 2 लग रहा है, आप बताइए आपके हिसाब से कितने हैं? देखो, आप यहां से हाइड्रोजन हटा सकते हो, यहां से हटा सकते हो, यहां से हटा सकते हो, यहां से हटा सकते हो। 4 कार्बन है तो 4 जगह से हाइड्रोजन हट सकता है, एक हाइड्रोजन हटाना है हमें। मगर यहां से हटाओ या यहां से हटाओ सेम है, यहां से हटाओ या यहां से हटाओ सेम है। देखो, ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है। तो यहां से हटा लो या यहां से हटा लो सेम फिगर है, तो मैंने यहां से हटा लिया, मान लो मैंने प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन हटा दिया, तो एक तो ये बन गया। अब यहां से हटाओ या यहां से हटाओ, तो यहां से हटा दिया, तो एक ये बन गया। ये दोनों सेम नहीं है, ये देखो। तो इसके 2 पॉसिबल फिगर है, तो उसमें से एक फिगर ये, इस फिगर के 2 फ्री रेडिकल आए, ये देखो। अब इसके निकालो, इसका एक और पॉसिबल फिगर है ना, क्यों? क्योंकि क्या है, 1235, 918। तो 1235 मतलब इसके 2 फिगर पॉसिबल है, तो पहले 2 एल्केन तो बनाओ, ये देखो एक फिगर ये पॉसिबल। अब इससे निकालना शुरू करो, इससे कितने निकल सकते हैं? अब इससे बनाओ, तो यार इससे बनाना शुरू करो भाई बच्चों, बताओ। सारे जितने कार्बन है उतने बन सकते हैं। अब हर कार्बन से आप निकालो, आपकी जिम्मेदारी है। अब आप देखो कितने सेम बनेंगे, कितने डिफरेंट बनेंगे, ये आपका देखने का काम है, ये आपका देखने के काम है। चलो, अब देखो, एक इससे निकल सकता है, इससे निकल सकता है, इससे निकल सकता है, इससे निकल सकता है। मगर इससे निकले या इससे निकले या इससे निकले सेम आएगा, क्यों? ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, और ये टर्सरी कार्बन है। तो आप इससे निकालोगे या इससे निकालो या इससे निकालो, सेम है, ये तीनों कार्बन सेम है, तो किसी एक से आप निकाल दोगे कि भाई किसी एक से निकाल देते हैं। तो एक फ्री रेडिकल ये बन गया ऐसे। अगला फ्री रेडिकल आप ऐसे बना लोगे, इसको छोटा कर देता हूं,
देखो एक यहां से निकाल दो, टर्सरी बना लो, ऐसे, ये दो, तो टोटल कितने फिगर आए? 1 2 3 4, टोटल 4 फिगर है। टोटल फिगर किसके? C4H9 फ्री रेडिकल के। कितने फिगर हैं? 4। इसके टोटल फिगर कितने बच्चों? 4। C4H9 फ्री रेडिकल के 4 फिगर है। ये बताओ सही है कि नहीं? यदि C4H9 के 4 फिगर है, तो यदि मेरे से कोई क्वेश्चन पूछता है हाउ मैनी टोटल फिगर फॉर्म बाय C4H9F, बताओ कितने लिखोगे? C4H9F 2 3 4 5, बताओ हाउ मैनी टोटल फिगर फॉर्म बाय C4H9। तो C4H9 फ्री रेडिकल के कितने फिगर हैं? 4। तो कंपाउंड के भी कितने होंगे? कंपाउंड के भी कितने होंगे? 4 होंगे। कंपाउंड के भी कितने होंगे? 4 होंगे। ये देखो, है ना? बनाए कैसे? आप पहले एल्केन का बना लो। अब एल्केन के पॉसिबल फिगर 2 थे, अब उनमें हमने फ्री रेडिकल बनाए, फ्री रेडिकल बनाए। ये देखो, अभी मैं क्वेश्चन भी दूंगा, मतलब दे तो रहा हूं एग्जांपल में, मगर और भी दूंगा, पहले एक बार करा दूं, लास्ट एंड फाइनल। ये देखो E C5H12, C5H12। अब इसके पॉसिबल फिगर कितने हैं पहले तो आप ये बताओ। तो यार इसके पॉसिबल फिगर कितने हैं? 1235। तो 1235 में एक होता है C1 से C3, 2 C4, 3 C5। तो C5 के 3 पॉसिबल फिगर है। अब वो पहले तीनों फिगर बनाओ C5 के। C5 के 3 फिगर होंगे, क्यों? 1235 918। तो ये हो गया C1 से C3, ये C4, ये C5। तो C5 के कितने? 3 फिगर है। एक तो ये है हमारा, ऐसे सिंपल। ये देखो, अब इसके कितने फिगर पॉसिबल है पहले तो आप ये बताओ। फिर हमारा एक फिगर ये है, एक बैलेंस से उठा के कहीं पे लगा दो, आइसोपेंटेन। ये देखो, फिर हमारा एक है नियोपेंटेन, ऐसे। अब पॉसिबल फिगर निकालो, देखो अब पॉसिबल फ्री रेडिकल निकालो। तो आप यहां से निकाल सकते हो हाइड्रोजन, आप यहां से निकाल सकते हो हाइड्रोजन, यहां से निकालो या यहां से निकालो, एक बात है। यहां से निकालो या यहां से निकालो, एक बात है। और आप यहां से निकाल सकते हो, क्यों? इस कार्बन, ये 3 कार्बन डिफरेंट है। यहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे, सेम बात। यहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे, सेम बात। तो इसके कितने पॉसिबल फिगर आए? 3 फिगर आए। 3 फ्री रेडिकल इसके बनेंगे। अब इसके बनाओ, आप यहां से निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हो। ये और ये सेम है, आप चेक कर लो, ये और ये सेम है। इस कार्बन से एक कार्बन अटैच है, जिस कार्बन से एक कार्बन और 2 मिथाइल लगे, मतलब 2 एक इथाइल लगा है। देखो इस कार्बन पे फ्री रेडिकल बना रहा हूं, तो जब मैं इस कार्बन पे फ्री रेडिकल बनाऊंगा तो इसका एडजेसेंट कार्बन ये है, इससे इथाइल लगा है और मिथाइल लगा है। अब इसमें आओ, इससे बनाओ फ्री रेडिकल,
इससे जो कार्बन अटैच है उस पे एक मिथाइल लगा है, इथाइल लगा है, सेम सिचुएशन है। तो ये और ये में से कोई एक काउंट होगा। तो एक फ्री रेडिकल यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, तो टोटल कितने फिगर आए? 4। 3 इसके आए, 4 इसके आए। अब इसके देखो, यहां पर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन है ही नहीं, तो निकालोगे क्या? या तो आप हाइड्रोजन इससे निकालोगे, या इससे निकालोगे, या इससे निकालोगे, या इससे निकालोगे। और ये चारों एक जैसे हैं, ये चारों एक जैसे हैं, तो किसी एक से निकालोगे। भाई ये चारों मिथाइल एक जैसे हैं, तो किसी एक से निकालोगे। ये फिगर कितने हुए? एक। फिर से समझो, एक फ्री रेडिकल यहां बन सकता है, एक यहां बन सकता है, एक यहां बन सकता है। ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो इसके टोटल फ्री रेडिकल बनेंगे 3। इसके कितने बनेंगे? 1 2 3 4। यहां से निकालो और यहां से निकालो तो सेम आ रहा है। यहां निकालोगे तो ये टर्सरी होगा, यहां निकालोगे ये सेकेंडरी होगा, और यहां निकालोगे तो ये प्राइमरी होगा, मगर अलग तरह का। इस प्राइमरी से जो कार्बन अटैच है, इससे कोई कार्बन अटैच नहीं है, कोई मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है। इस प्राइमरी से जो कार्बन अटैच है, इससे देखो मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो ये प्राइमरी डिफरेंट तरह के प्राइमरी। तो यहां पे 4 फिगर है। अब यहां पे क्या है? इससे निकल नहीं सकता, क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। तो इससे निकल सकता है, इससे निकल सकता है, इससे निकल सकता है, इससे, और ये चारों एक जैसे हैं, तो किसी एक से निकलेगा। तो टोटल फिगर कितने हुए इसके? 3 4 और 1, टोटल 8 फिगर आए। तो टोटल फिगर ऑफ फ्री रेडिकल क्या है? C5H11, 8। अब इससे ज्यादा आपको से नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अगले मॉलिक्यूल के 5 फिगर हैं। C6 के कितने फिगर है? 5। और यदि C6 के 5 फिगर है तो कम से कम 25 से 30 फ्री रेडिकल बनेंगे। C6 के 5 फिगर है और कम से कम 20-25 फ्री रेडिकल बनेंगे। इसलिए आपके पास जो क्वेश्चन आ सकता है, यहां तक आ सकता है बस। C6 फ्री रेडिकल, C7 फ्री रेडिकल का क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि इतने ज्यादा बनेंगे कि वो क्वेश्चन इनवैलिड क्वेश्चन होगा, उसको पेपर पे बनाना टफ होगा। तो अब आपको ये याद रखना चाहिए। देखो, बनाना मैंने सारा सिखा दिया कि कितने बनेंगे, क्यों बनेंगे, मगर यदि याद रखोगे तो फास्ट क्वेश्चन करोगे। अब याद कैसे करना है, मैं देखो लिख दे रहा हूं। अब इस टेबल को बहुत अच्छे से याद रखोगे सारे लोग। इस टेबल को सारे बच्चे बहुत अच्छे से याद रखेंगे। देखो क्या है टेबल, गौर से देखिए। एल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है, एल्काइल फ्री रेडिकल। और यहां क्या है? टोटल फिगर। यहां पे क्या है? टोटल फिगर ऑफ मोनोवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड। जब उस रेडिकल को कंपाउंड बना दोगे तब कितने फिगर आएंगे? तो देखो, सबसे पहला कौन था? मिथाइल फ्री रेडिकल। इसके फिगर कितना था? 1। तो इसके कंपाउंड के भी कितने फिगर आएंगे? 1। फिर कौन था? इथाइल C2H5 फ्री रेडिकल। इसके फिगर कितने थे? 1। तो कंपाउंड के फिगर भी कितने आएंगे? 1। अब इसके पीछे चलो, ये देखो, हम लोगों ने इसके कितने बनाए थे? 2 हो गया, 3। C3H8, तो C3H8 का फ्री रेडिकल क्या बना? C3H7। इसके कितने फिगर आए? 2। इसके कितने फिगर आए हैं? 2। तो इसके जब 2 फिगर आए हैं, तो C3H7
फ्री रेडिकल, इसके फिगर आए 2, तो इसके कंपाउंड के भी कितने फिगर आएंगे? 2। अब है C4H9, इसके कितने फिगर आए? पीछे निकाले हम लोगों ने। C4H9 के कितने निकाले थे? 4, इसके 8, 4। तो कंपाउंड के भी कितने आएंगे? 4। और लास्ट एंड फाइनल C7H11, C5H11, इसके कितने फिगर आए? 8। तो कंपाउंड के भी कितने आएंगे? 8। अब आप ये चीज याद रखो, ये याद रखो, 11248, ये देखो 11248 मतलब 1248। फ्री रेडिकल के फिगर के नंबर कितने हैं? एल्काइल फ्री रेडिकल का नंबर कितना है? ये देखो, आप अच्छे से देखो, तो टोटल एल्काइल फ्री रेडिकल का नंबर है 1248। टोटल फिगर ऑफ एल्काइल फ्री रेडिकल, उसका नंबर क्या है? 1248। ये क्या है? C1 से C2, ये C3, ये C4, ये C5। C1 से C2, C1 से C2, C3, C4, C5, 1248। कितना नंबर है इसका? 1248। तो एल्काइल फ्री रेडिकल का नंबर है 1248। इससे क्वेश्चन करना कितना आसान हो जाएगा अभी बताते हैं। क्वेश्चन करना कितना आसान हो जाएगा अभी बताते हैं। पहले ये नंबर याद रख लो, 1248। C1 C2 ये है, फिर C3 का ये है, C4 ये है, C5 ये है। अब इसको कैसे करना है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछ के दिखाता हूं, जैसे आप कर पाए। देखो, हाउ मैनी मोनो क्लोरिनेशन, देखना अच्छे से, हाउ मैनी मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट फॉर्म बाय C4H8, सॉरी C4H10, C4H10 के मोनोक्लोरिनेशन में कितने प्रोडक्ट बनेंगे? मतलब मोनोक्लोरिनेशन का मतलब एक H हटा के एक Cl लगाना। तो अब बताओ, एक H हटा के एक Cl लगाना है, तो जितने पॉसिबल फिगर बनेंगे उतना ही आंसर आएगा। तो कितने पॉसिबल फिगर बनेंगे इसके, तो वो तो मैं नहीं बता रहा, मैं तो बस आपको आंसर लिख के दे रहा हूं। आप आंसर बताएं कितने बनेंगे। अब आपको इसके फिगर पता होने चाहिए कि C4H9 के कितने फिगर बनेंगे। तो कितने बनेंगे? 1248। ये C1 से C2 हो गया, ये C3 हो गया, ये C4 हो गया, ये C5 हो गया। तो C4 के कितने बनेंगे? 4। तो इसके पॉसिबल फिगर कितने आएंगे? 4 आएंगे। इसके पॉसिबल फिगर कितने आएंगे? 4। हाउ मैनी मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट फॉर्म बाय C4H10, ये देखो, तो इसके 4 प्रोडक्ट आएंगे, 4 फिगर बनेंगे ऐसे। तो आप 1248 याद रखो, ये किसके नंबर है? एल्काइल फ्री रेडिकल के नंबर है। एल्काइल फ्री रेडिकल कितने फिगर बनाएगा वो ये है, टोटल फिगर फॉर्म बाय एल्काइल फ्री रेडिकल 1248। अब इस क्वेश्चन का जवाब दो सब लोग। ड्रा नहीं, कैलकुलेट टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ, कैलकुलेट टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ
C5 H11 OH A5B6C9D8। अब बताओ, अब इसको यार बार बार हम बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ऊपर से एक आध चूके तो पता भी नहीं चलेगा। ऑप्शन ऐसे होंगे 6 7 8 9। अब एक ज्यादा बना दिया तो भी आंसर मैच करेगा, एक कम बना दिया तो भी आंसर मैच करेगा। ऐसी सिचुएशन में याद रखोगे तो इफिशियंसी ज्यादा है। कैसे निकाले जाते हैं ये मैंने पढ़ा दिया है, कैसे बनाओगे ये मैंने पढ़ा दिया है, मगर याद रखोगे तो इफिशियंसी ज्यादा है। आप पूछोगे सर आप क्वेश्चन कैसे करोगे, तो मुझे भी याद करके क्वेश्चन रहता है, मैं भी याद करके करता हूं। क्यों? क्योंकि यार अब मैं बनाने बैठूंगा तो फिर क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व करूंगा, तो मैं भी याद करके ही करता हूं कि 1248 C1 से C2 ये है, C3 ये है, C4 ये है, C5 ये है। तो इसके कितने फिगर हैं? 8। कितने आएंगे? 8 आएंगे। इसके भी कितने आएंगे? 8 आएंगे। ऐसे आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो आसानी से, ऐसे आप क्वेश्चन को निकाल सकते हो। अब पॉलीवेलिएंट के निकालने की भी मैं ट्रिक या कॉन्सेप्ट बताता हूं। ये तो मोनोवेलिएंट था, ये सारे मोनोवेलिएंट कंपाउंड है, चेक करो। ये सारे कैसे हैं? मोनोवेलिएंट कंपाउंड है। कर लोगे? अच्छा, अब मान लो पॉलीवेलिएंट का पूछ दे तो देखो, हेडिंग समझो, है ना, टोटल फिगर ऑफ पॉलीवेलिएंट कंटेनिंग कंपाउंड। अब यहां पे आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा, इतना इजी नहीं है। अब जरा इसको समझो कैसे निकालोगे। जो मैंने पीछे पढ़ाया है वो याद रखना। वो मैंने क्या पढ़ाया है आपको, गौर से देखो। C1 से C2 क्या पढ़ाया? 1248। ये याद रखो, 1248। इसकी जरूरत यहां पर भी पड़ेगी। ये देखो, अब कैसे निकाला जाता है मैं आपको सिखाता हूं, गौर समझो। देखो यार, जैसे किसी ने मेरे से ये पूछा कि भाई इसके पॉसिबल फिगर बनाओ। देखो, कोई ऐसा कह रहा है C2H5O, ठीक है, ये ईथर है। अब ईथर के पॉसिबल फिगर बनाने हैं। मैंने ऐसा कहा कि ये एक ईथर है, ठीक है, C4 और 8 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 2 10 O। ये एक ईथर है C4H10O। कैलकुलेट all possible figure of ether C4H10O। हमें सिर्फ ईथर बनाना है, क्योंकि अल्कोहल जो ईथर का फार्मूला होता है वही अल्कोहल का होता है, फंक्शनल आइसोमरिज्म में पढ़ाया था। मगर आप हमसे सिर्फ ईथर पूछ रहे हो। कैलकुलेट ऑल पॉसिबल फिगर ऑफ ईथर C4H10O। तो अब इसको कैसे करोगे? तो यार आप क्या करोगे जरा देखो, ऐसा क्वेश्चन बहुत टफ होता है। इसको करने का तरीका क्या है, देखो। सबसे पहले क्या करो, आप इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाओ। ईथर है तो आप ऐसा कर सकते हो कि C1O3। भाई टोटल 4 कार्बन है, एक तरफ एक तरफ 3। अच्छा, दूसरा क्या कर सकते हो, इधर भी 2 इधर भी 2। तीसरा क्या कर सकते हो, इधर 3 इधर 1। तो ये और ये सेम है ना, बस आपने लोकेशन इसको पलट के ऐसे रख दिया है। भाई क्या कर सकते हो, टोटल 4 कार्बन है,
अब टोटल 4 कार्बन है, तो ऑक्सीजन के एक साइड में एक साइड में 3, या फिर दोनों साइड 2-2। और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है, 2 ही पॉसिबिलिटी है ना। टोटल 4 कार्बन है। अब टोटल 4 कार्बन है तो ईथर के एक साइड में एक साइड में 3, या दोनों साइड 2-2, यही तो कर सकते हो। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। अच्छा, आप बताओ, इसके कितने फिगर है? 1। तो इसके कितने फिगर है? C3 के कितने फिगर है? 2। इसका मतलब आप 2 फिगर इसके बना सकते हो। तो इसका तो काउंट नहीं होगा क्योंकि इसका एक ही है, तो इसके कितने फिगर बनेंगे? 2। क्यों? क्योंकि आप इसके 2 फिगर बना सकते हो। कैसे? आप चाहो तो मैं करके भी दिखा देता हूं, जैसे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए। एक आप ऐसा ईथर बना सकते हो, देखो इधर 3 कार्बन है। एक आप ऐसा ईथर बना सकते हो, देखो इधर 3 कार्बन है, चेक करो, ये देखो। और टोटल 2 फिगर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके 2 फिगर बन सकते हैं। C3 के कितने फिगर पॉसिबल है? 2। अच्छा, C2 का कितना पॉसिबल है? 1। इस C2 का भी कितना पॉसिबल है? 1। तो टोटल 1 फिगर आएगा। 1 प्लस 1 नहीं होता है, 2 प्लस 2 नहीं होता है, ध्यान रखना। पॉसिबिलिटी कैसे काउंट होनी है? देखो, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं काउंट होगी, इसकी काउंट होगी। अब ये 1 है, ये भी 1 है, तो 1 और 1 2 नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये एक बार पॉसिबिलिटी बनाएगा, ये एक बार पॉसिबिलिटी बनाएगा, टोटल मिलके एक ही पॉसिबिलिटी तो आई। टोटल मिलके एक ही पॉसिबिलिटी आई। भाई इसको कितनी तरह से लिख सकते हो? एक तरीके से लिख सकते हो। इसको कितनी तरीके से लिख सकते हो? एक तरीके से लिख सकते हो। तो मालिक्यूल कितना बना? एक ही तो बना। मालिक्यूल कितना बना? एक ही तो बना। एक से ज्यादा मालिक्यूल तो तब बनेगा जब इसको भी 2 तरीके से लिख सकते हो, या इसको भी 2 तरीके से लिख सकते हो, तब एक से ज्यादा बनेंगे। तो 1 पे 1 ऐसा कोई मत कर देना कि 1 + 1 2, नहीं। 1 1 है तो 1, और 1 2 है तो सिर्फ 2। मतलब 1 को काउंट नहीं करते हैं जब तक बड़ा नंबर ना है। 1 को हम काउंट ही नहीं करते, 1 को हम काउंट नहीं करते। ये देखो, तो बस टोटल कितने फिगर आएंगे? 3 फिगर आएंगे। टोटल ईथर कितने बनेंगे? टोटल ईथर बनेंगे 3। जल्दी काउंट करने का तरीका ये, टोटल ईथर कितने बनेंगे? 3। अब जैसे ये देखो, किसी ने ये कह दिया, मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूं, गौर सुनना सब लोग। हाउ मैनी प्राइमरी अमीन, हाउ मैनी प्राइमरी अमीन स्ट्रक्चर या फिगर फॉर्म बाय C5H C5H11NH2। देखो, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, तीनों का जर्नल फॉर्म एक है। तीनों का जर्नल फॉर्म एक है। यदि याद हो तो मैंने फंक्शनल आइसोमरिज्म में पढ़ाया है कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन का जर्नल फार्मूला एक होता है। अब वो सारे फिगर नहीं पूछ रहा है, सिर्फ प्राइमरी अमीन के फिगर पूछ रहा है। हाउ मैनी प्राइमरी अमीन फॉर्म बाय C5H11NH2। तो जब प्राइमरी अमीन की बात कर रहा है, देखो प्राइमरी अमीन कह रहा है ना, तो प्राइमरी अमीन मोनोवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप है। भाई प्राइमरी अमीन कैसा है? मोनोवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप है। क्यों? प्राइमरी अमीन किसको बोलते हो? इसको बोलते हो, और इसकी एक ही बैलेंसी तो फ्री है। ये देखो, इसकी एक ही बैलेंसी तो फ्री है। तो टोटल फिगर कितने आएंगे बताओ? तो टोटल फिगर कितने आएंगे? C5H11 के कितने फिगर बनते हैं? 1248। भाई समझ पा रहे हो? 1248, C1 से C2, C3, C4, C5, 8 फिगर बनेंगे। टोटल कितने फिगर बनेंगे? 8। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है, मोनोवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप है। मोनोवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप में कुछ करना ही नहीं है आपको, मैंने इसके फिगर बता रखे, बस उतने ही बनेंगे।
अब मान लो यही क्वेश्चन पलट के ऐसे पूछ दिया जाए, हाउ मैनी सेकेंडरी अमीन फिगर फॉर्म बाय C5H13N, वही चीज लिखी है। अब इसके सेकेंडरी अमीन फिगर बताओ। तो सेकेंडरी अमीन मोनोवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सेकेंडरी अमीन पॉलीवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप है। ये देखो, ये क्या है, पॉलीवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप। तो अब सेकेंडरी अमीन क्या क्या हो सकता है, टोटल कितने कार्बन है, टोटल कार्बन काउंट करो। सब लोग बताओ टोटल कितने कार्बन है, 5। अब 5 कार्बन को कैसे अरेंज कर सकते हो बताओ, इसमें 5 कार्बन को आप कैसे अरेंज कर सकते हो भाई, ये है। अब 5 कार्बन को अरेंज करने के कितने तरीके हैं, 1 4 है, इधर 1 हो इधर 4 हो। अच्छा, दूसरा 2 3, तीसरा, अब 3 3 तो सेम हो गया भाई, इधर 3 करोगे उधर 2 करोगे, बात तो एक ही है ना, ये और ये तो सेम बात है यार। और कोई पॉसिबिलिटी बताओ, 1 4 पॉसिबल है, 2 3 पॉसिबल है, 3 2 पॉसिबल है, 1 4 फिर 2 ही पॉसिबिलिटी है सिर्फ, और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब इसका तो कुछ होगा नहीं, एक का तो काउंट नहीं करते हो। अब इसके कितने फिगर बनेंगे, इसके किधर कितने बनेंगे, 1248, मतलब इसके 4 फिगर बनेंगे। तो यहां से फिगर आ गए 4, इसके 4 फिगर बनेंगे ना, 1248 C4 के 4 फिगर। तो ये टोटल फिगर आ गया 4। क्यों, मैंने बताया 1 को काउंट नहीं करते हैं। अब इसका भी 1 है, इसको भी काउंट नहीं करोगे, इसके कितने फिगर बनेंगे, C3 के कितने फिगर बनते हैं, 2। तो टोटल फिगर कितने हो गए, टोटल 6 फिगर बनेंगे। सेकेंडरी अमीन कितने बनेंगे, 6। सेकेंडरी अमीन कितने बनेंगे, 6। बात समझ पाए, क्या ये समझ पाए हो कि अकेले हम ही डटे पड़े हैं, समझ पा रहे हो। अरे यार देखो, C4 के कितने फिगर बनते हैं, 4। C3 के कितने फिगर बनते हैं, 2। टोटल कितने हो गए, 6। इधर वाले कांस्टेंट है, इधर वाले क्यों नहीं लिखे जा रहे हैं, क्योंकि इनके एक एक फिगर पॉसिबल है। C1 का कितना फिगर पॉसिबल है, 1। C2 का कितना फिगर पॉसिबल है, 1। जब एक से ज्यादा होंगे तब इसका सम निकलेगा, जब एक है तो सम नहीं निकलेगा, एक से ज्यादा होने पे सम और मल्टीप्लाई निकलेगा। बात समझ पा रहे हो, इससे क्या है, आप आसानी से निकाल सकते हो, बहुत आराम से, बहुत आराम से निकाल सकते हो। मोनोवैलिएंट की तो आप देखते ही बता दोगे, उसमें तो आपको कुछ करना नहीं है। जब पॉलीवैलिएंट का आए तो आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे, और कॉम्बिनेशन बना के आसानी से कर पाओगे। जैसे ये देखो, किसी ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा, अब ये वाला क्वेश्चन आप निकालोगे, ये वाला क्वेश्चन आप निकालोगे, और ये पेपर में आया है,
हाँ बच्चों, अब मैं दिखाई दे रहा हूँ। देखो नेट चला गया था, है ना, नेट चला गया था, आप लोगों को पता है। तो 1 सेकंड के लिए नेट गया था। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि नेट चला भी जाए तो आप लोग घबराना नहीं। अब मुझे जहां तक याद है कि 2024 मतलब 25 का जो पेपर आया था उसमें ये क्वेश्चन था। अब मैं देखता हूं मेरे पास स्क्रीन में कहीं होगा तो मैं अभी आपको पूरा कराऊंगा। 2025 के पेपर में ये क्वेश्चन था ईथर वाला, कि इसके सिर्फ ईथरिक आपको आइसोमर काउंट करने हैं। अब पेपर इस समय नहीं, कल लाऊंगा। आज मैं आपको करा देता हूं, कल मैं लेके आऊंगा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप करो। देखो इसी तरह कॉम्बिनेशन बनाने हैं, ठीक है। कैलकुलेट टोटल, कैलकुलेट टोटल ईथर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय C5H11, H11 की जगह 12 हो जाएगा, 12O, है ना, क्योंकि ईथर और अल्कोहल का फार्मूला सेम है। हाँ, C5H12O। ऑप्शन आपको दे दिए 4, 3, 5, 6। अब बताओ, आपको सिर्फ ईथर के स्ट्रक्चर निकालने हैं, सिर्फ ईथर के, इसमें जो ईथर बनेगा उसके स्ट्रक्चर निकालने। कैलकुलेट टोटल ईथर स्ट्रक्चर फ्रॉम फॉर्म बाय C5H12O। अब इसको कैसे करोगे, कॉम्बिनेशन बताओ। ईथर कैसा होता है, ऐसा होता है। अब बताओ कितने कॉम्बिनेशन बनाओगे, 5 कार्बन है, 5 कार्बन के कितने कॉम्बिनेशन बनाओगे, टोटल 5 है, और दोनों तरफ कार्बन रखने हैं। तो एक है 4 1 2 3, 3 2 4 1, मतलब वही बनना है। एक तरफ एक तरफ 4, एक तरफ 2, एक तरफ 3, एक तरफ 3, एक तरफ 2, तो ये तो सेम बात हो गई, कोई एक काउंट होगा। फिर एक तरफ 4, एक तरफ 1, तो ये और ये सेम हो गए, कोई एक काउंट होगा। अब इसके कितने फिगर बनेंगे, इसका तो 1 है तो 1 तो हम काउंट नहीं करते हैं। इसके कितने फिगर बनेंगे, 1248, 1248। तो C1 C2 C3 C4 C5, इसके 4 बनेंगे, तो 4 फिगर यहां से आ गए। अब इसका तो एक ही होता है, इसके कितने फिगर बनेंगे, 2 फिगर बनेंगे, तो टोटल कितने फिगर आ गए, टोटल 6 फिगर आ गए, टोटल 6 फिगर आ गए, ऐसे। अब मान लो ये पूछ देता कि अल्कोहल बताओ, मान लो इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि टोटल अल्कोहल बताओ, कैलकुलेट टोटल अल्कोहलिक फिगर, अल्कोहल फॉर्म बाय C5H12O। C5H12O का मतलब अल्कोहल के फॉर्म में क्या हुआ, ऐसा। तो ये तो मैंने पढ़ा ही रखा है, इसका आंसर तो आप तुरंत छाप दोगे, इसका आंसर तो आप तुरंत छाप दोगे कि कितना आएगा, 8। इसका आंसर क्या कर दोगे, टोटल फिगर क्या हुए, 8, आंसर आ गया, इसका तो तुरंत छाप दोगे। अच्छा अब गौर सुनना, अब यही क्वेश्चन मैंने फिर पलटा, अब देखना, अब आप समझ जाओगे। मैंने फिर क्वेश्चन किया, कैलकुलेट ऑल पॉसिबल फिगर ऑफ C5H11 या H12O। मैंने कहा सारे पॉसिबल फिगर बनाओ। तो ये जर्नल फॉर्म किसका है, अल्कोहल और ईथर का।
तो इसका मतलब आप इसमें अल्कोहल बनाओगे, ईथर बनाओगे। तो अल्कोहल कितने बनाओगे? 8। ईथर कितने बनाओगे? 6। दोनों का सम आएगा। अल्कोहल कितने बनाओगे? 8। ईथर कितने बनाओगे? 6। दोनों का सम आ गया। भाई अल्कोहल आपने 6 बनाए, ईथर आपने अल्कोहल आपने 8 बनाए, ईथर आपने 6 बनाए। बस आंसर आ गया। बस आंसर आ गया। तो आप क्या करोगे? उसको छोटे छोटे पार्ट में करोगे, नहीं तो फंस जाओगे। देखो मेरा 14 फिगर एक साथ बन गए। मैंने क्या किया? पहले अल्कोहल सारे बना लिए, फिर सारे मैंने ईथर बना लिए। अब ये जर्नल फॉर्म किसका है? ये जर्नल फॉर्म अल्कोहल का है। तो जो अल्कोहल का जर्नल फॉर्म है वही ईथर का है। जो प्राइमरी अमीन का जर्नल फॉर्म है वही सेकेंडरी अमीन का है, वही टर्सरी अमीन का है। और ये मैं पीछे पढ़ा के आया हूं। जो नाइट्रो का जर्नल फॉर्म है वही नाइट्राइड का है। जो सीएन का जर्नल फॉर्म है वही आइसोसाइनाइड का है। जो एसिड का जर्नल फॉर्म है वही एस्टर का है। जो एल्डिहाइड का जर्नल फॉर्म है वही कीटोन का है। तो क्वेश्चन करना बहुत इजी है, मगर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जरा सा। देखो अब मैंने इसीलिए आधा आधा करके क्वेश्चन पूछा है। पहले ये पूछा, फिर ये पूछा, फिर ये पूछा। अब जैसे देखो, हमें पता है कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, इनका जर्नल फॉर्म एक है। तो मैंने देखो क्वेश्चन दिया, आप आंसर दीजिएगा। अब आप करोगे। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको पूछता हूं दूसरे फॉर्म में, आप करोगे। पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल, देखना, प्राइमरी अमीन फिगर फॉर्म बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H, कितना होता है? 4 दूनी 8, 1 9, 9 2 11 N। ऑप्शन है 2 3 4 5। आंसर बताओ। प्राइमरी अमीन पूछ रहा है, तो प्राइमरी अमीन क्या है? मोनोवैलिएंट फंक्शन ग्रुप है। और मोनोवैलिएंट का आपको मैंने पढ़ाई है, इसमें कॉम्बिनेशन निकालना ही नहीं है। प्राइमरी अमीन क्या है? मोनोवैलिएंट फंक्शन ग्रुप है। मतलब ये ऐसे लिख जाएगा, कितने बनेंगे? बताओ सब लोग आंसर दो। यस, वेरी गुड, 1248। तो 1248, तो ये C1 C2, ये C3, ये C4, ये C5, तो कितना आ रहा है? 4। 4 आंसर कहीं है ये। अच्छा, अब मैंने इसी क्वेश्चन को चेंज किया। इसका आंसर आपने दिया 4। अब मैंने क्वेश्चन जरा सा चेंज किया। मैंने कहा भाई सेकेंडरी अमीन बताओ, कैलकुलेट टोटल सेकेंडरी अमीन फिगर फ्रॉम फार्मूला इतना। अब सेकेंडरी अमीन बताओ। अब ये क्या है? पॉलीवेलिएंट है। पॉलीवेलिएंट है तो आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अब आप कॉम्बिनेशन बनाओ और आंसर बताओ, अब कितना होगा? आंसर दो अब क्वेश्चन का, अब कितना होगा? आंसर दो, आंसर दो। टोटल कितने हैं? 4 कार्बन है। ये ऐसे होता है, टोटल 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन कैसे लग सकते हैं? 1 और 3 और 2 और 2। इसके कितने होते हैं फिगर? 1248। इसके 2 फिगर होते हैं, तो 2 फिगर आ गए। अब इसका भी एक है, इसका भी एक है, तो 1 फिगर आ गया। टोटल कितने फिगर हुए? 3। 3 ऑप्शन है कहीं? यस, 3 ऑप्शन है। अब मैंने फिर चेंज किया, इसी क्वेश्चन को मैंने फिर किया थोड़ा। ये लो, मैंने कहा टर्सरी अमीन बताओ।
कितने टर्सरी अमीन बनेंगे। अब फिर कॉम्बिनेशन बनाओ, इसका आंसर 3 था। अब फिर कॉम्बिनेशन बनाओ, अब बताओ टर्सरी अमीन कितने बनेंगे। टोटल कार्बन 4 है और हमें ये बनाना है टर्सरी अमीन ये होता है। अब 4 कार्बन लगाने के तरीके देखो, इसके ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे, है ना। इसके ऑप्शन चेंज कर देता हूं। अब बताओ टर्सरी अमीन में 3 वैलेंसी हैं। अब 4 कार्बन कैसे अरेंज कर सकते हो। एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या, एक को C1 दे दो, एक को C1 दे दो, एक को C2 दे दो। और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। C1 के कितने फिगर होते हैं, एक। C2 के भी कितने फिगर होते हैं, एक। तो टोटल एक ही फिगर बनेगा। क्यों, C1 के कितने फिगर होते हैं, एक। C2 के कितने फिगर होते हैं, एक। तो टोटल एक फिगर आएगा। मैंने कहा था एक को जोड़ते नहीं है, तो टोटल कितने फिगर आएंगे, एक आएगा। आएगा। अब देखो मैंने आपको घुमा के ये क्वेश्चन पूछा, अब जरा समझना। चौथा क्वेश्चन, इसका आंसर आया 1। अब चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा ये, कैलकुलेट टोटल पॉसिबल फिगर ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H11N। अब मैं ऑप्शन चेंज कर देता हूं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है कितने बनेंगे। अब बताओ आंसर क्या है। अब आंसर क्या है, तो ये जर्नल फॉर्म किसका है, एमीन का है। तो सारे प्राइमरी अमीन बना लो, फिर सारे सेकेंडरी अमीन बना लो, फिर सारे टर्सरी अमीन बना लो, जोड़ दो। सारे प्राइमरी अमीन बना लो। क्यों, ऑल पॉसिबल फिगर पूछा ना आपने। कैलकुलेट टोटल पॉसिबल फिगर फॉर्म बाय फार्मूला C4H11N। तो ये एमीन का कंसेप्ट है। तो यदि ये एमीन का जर्नल फार्मूला है तो पहले सारे प्राइमरी अमीन बनाओ। प्राइमरी अमीन कितने बने थे, ऊपर हमने निकाले हैं 4। फिर सारे सेकेंडरी अमीन बनाओ। सेकेंडरी अमीन कितने बने थे, 3। फिर टर्सरी अमीन बनाओ। टर्सरी अमीन कितने बने थे, 1। तो टोटल सम कितना हुआ, 8। तो टोटल 8 पॉसिबल फिगर आएंगे। तो वो क्वेश्चन को इतनी तरीके से पूछेगा, अब आपको जवाब देना है। सबसे टफ कब बैठेगा, जब लास्ट वाला पूछेगा। क्यों, पहले सारे प्राइमरी अमीन बनाने हैं, वो तो मिनटों में बन जाएंगे। वो कितने होते हैं, 1248। वो कितने होते हैं, 1248। सेकेंडरी अमीन कॉम्बिनेशन से बनेगा, टर्सरी अमीन के स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन से बनेंगे, है ना। बात समझ पाए, कर लोगे, यस या नो बताओ भाई, कर लोगे ना, यस या नो, कर लोगे सब लोग, यस या नो, कर लोगे, यस। बॉस बॉस बॉस। अच्छा, अब देखो कुछ और लोकेशन, ये आपके, देखो ये आपके सिलेबस में आती नहीं है, मगर 2 मिनट का काम है इसलिए बता देता हूं। इनको आप ज्यादा तवज्जो मत देना, ना इन पे ज्यादा क्वेश्चन करना, ना इनका ज्यादा ध्यान देना। जितना मैं पढ़ा दूं उतना ही बस ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं आते हैं। इनको मैंने अभी तक नीट में नहीं आए हैं ऐसा कुछ भी। ठीक है, अब देखो जरा क्या है, हेडिंग समझना। डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन या डिफरेंट हाइड्रोजन इन बेंजीन डेरिवेटिव, बेंजीन डेरिवेटिव।
देखो बेंजीन वालों में आज तक पूछा नहीं गया है, मगर मान लो पूछ दिया जाए तो आप कैसे करोगे मैं बता देता हूं। ये पूछा नहीं गया है, ये नीट में आज तक नहीं पूछा गया है, मगर मैं बता देता हूं, उतना ही आपको पढ़ना है, बस उतना ही आपको करना भी है। देखो ये बेंजीन होता है ऐसा, ये। अब बेंजीन में देखो कितनी बैलेंसी है, इस कार्बन में देखो 3 बैलेंसी दिख रही है, तो एक बची वो हाइड्रोजन से पूरी होगी। इस कार्बन की 3 बैलेंसी दिख रही है, एक बची वो हाइड्रोजन से पूरी होगी। इसी तरह इसकी चेक करो, इसी तरह इसकी। तो इसका मतलब बेंजीन में 6 हाइड्रोजन है, ये 6 के 6 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, सिमेट्रिकल है। चेक करो सबका अगल बगल, चेक करो एक जैसा है, अगल बगल दाएं बाएं चेक करो सबका एक जैसा है। इसीलिए यहां पर यदि हमसे पूछा जाएगा कि बेंजीन में कितने टाइप के डिफरेंट हाइड्रोजन है, तो बेंजीन में एक टाइप का डिफरेंट हाइड्रोजन है। बेंजीन में क्या है, एक टाइप का डिफरेंट हाइड्रोजन है। तो आप यदि फ्री बैलेंसी बना के फ्री रेडिकल बनाओगे तो कितना बनाओगे, एक फ्री रेडिकल बनाओगे। बस आप क्या कर सकते हो, आप कोई एक हाइड्रोजन हटा सकते हो, आप कोई एक हाइड्रोजन हटा सकते हो। क्यों, क्योंकि सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं। तो जब आप बेंजीन का फ्री रेडिकल बनाओगे तो कोई एक हाइड्रोजन आप हटा लो जो आपको सही लगता हो, बस ऐसा। बस आप यहां पे लगा सकते हो। क्यों, जितने डिफरेंट हाइड्रोजन या जितनी डिफरेंट लोकेशन उतने ही प्रोडक्ट आएंगे। तो नंबर ऑफ पॉसिबल फिगर कितने आएंगे, मैं लिख के दे रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फिगर इक्वल टू नंबर ऑफ डिफरेंट लोकेशन। लोकेशन बोलो या पोजीशन बोलो, चलो लिखा रहने दो यार, लोकेशन या पोजीशन या हाइड्रोजन, ये सब एक ही बात है। कितने पॉसिबल फिगर होंगे, जितनी डिफरेंट लोकेशन होंगी या जितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन होंगे। ठीक, तो बेंजीन में कितने टाइप के हैं, एक टाइप का डिफरेंट हाइड्रोजन है। तो एक टाइप का डिफरेंट हाइड्रोजन है तो एक टाइप की लोकेशन है। आप कहो बेंजीन में कितनी लोकेशन है डिफरेंट टाइप की, सिर्फ एक लोकेशन है और कोई लोकेशन है नहीं, लोकेशन एक जैसी है। तो इसमें यदि हम मोनोक्लोरिनेशन करें या मोनोब्रोमिनेशन करें या मोनोवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप जोड़ें तो कितने फिगर आएंगे, एक फिगर आएगा, बस एक ही फिगर बनेगा, दूसरा कोई फिगर पॉसिबल ही नहीं है। आप चाहे जहां जोड़ो सेम नाम आएगा। तो उसके कितने फिगर होंगे, एक। जैसे कोई मेरे से पूछता है बताओ भाई इसके कितने पॉसिबल फिगर है, बेंजीन डेरिवेटिव, बेंजीन डेरिवेटिव तो बस एक फिगर पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि ये बेंजीन का फ्री रेडिकल है, ये बेंजीन का फ्री रेडिकल है भाई। ये क्या होता है, C6H6, एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो C6H5। तो इसके कितने फिगर बने, एक। अब मान लो यार बेंजीन ना हो के ये होता, दो बेंजीन एक जगह जुड़ जाए, ये देखो, ये देखो। अब इसको जरा चेक करो, ये इसका नाम होता है नेप्थलीन, नेप्थलीन। अब देखो जहां पे ये ब्रिज बना होता है, ये देखो, ये देखो ब्रिज बना है, जहां पे ये ब्रिज बना होता है वो हमारा बेस होता है, वहां के बाद लोकेशन चालू होती है। तो ब्रिज के जस्ट एडजेसेंट अल्फा बोला जाता है, ब्रिज का अल्टरनेट बीटा बोला जाता है, ब्रिज का जस्ट एडजेसेंट अल्फा, ब्रिज का जस्ट अल्टरनेट बीटा। तो ये ब्रिज अल्फा बीटा, ये ब्रिज अल्फा बीटा,
ये ब्रिज अल्फा बीटा, ये ब्रिज अल्फा बीटा। तो इसके पास दो टाइप की लोकेशन है, एक ये एक ये। एक लोकेशन ये भी है, मगर प्रॉब्लम है यहां चार बैलेंसी पहले से ही हो रही है। चार बैलेंसी होने की वजह से यहां पे कुछ हट ही नहीं सकता है और कुछ लग नहीं सकता है। नहीं तो ये भी डिफरेंट लोकेशन है, ये भी डिफरेंट लोकेशन है, मगर इस पर कुछ हो नहीं सकता। मगर इस पर कुछ हो नहीं सकता क्यों? क्योंकि इस कार्बन की चार बैलेंसी पहले से ही कंप्लीट है। तो इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन है? दो, एक अल्फा एक बीटा, एक अल्फा टाइप का एक बीटा टाइप का। दो डिफरेंट हाइड्रोजन है, इसका मतलब दो डिफरेंट लोकेशन है। कितनी लोकेशन है? दो डिफरेंट लोकेशन है। इसका मतलब दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। एक बार आप जब Cl यहां लगा दोगे, एक बार आप जब Cl यहां लगा दोगे, बस। अब यहां लगाओ या यहां लगाओ या यहां लगाओ या यहां लगाओ, सेम बात है। यहां लगाओ या यहां लगाओ या यहां लगाओ या यहां लगाओ, सेम बात है। तो दो डिफरेंट हाइड्रोजन है तो इसके दो डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, बस। एक अल्फा नेप्थलीन, एक बीटा नेप्थलीन। जब अल्फा पे लगेगा तो अल्फा नेप्थलीन पढ़ा जाएगा, जब बीटा पे लगेगा तो बीटा नेप्थलीन पढ़ा जाएगा। क्लियर है? अब इसको देखो, लास्ट एंड फाइनल। यदि मान लो तीन रिंग को जोड़ दिया जाए, ये देखो ऐसे ऐसे, यदि तीन रिंग को जोड़ दिया जाए तो अब जरा देखो, मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है? ब्रिज। तो देखो ये बीच की रिंग है, आप इसको हमेशा दो पार्ट में डिवाइड कर लो। तो ब्रिज का अर्धसेंट अल्फा बीटा, ब्रिज का अर्धसेंट अल्फा बीटा, ब्रिज का ये देखो ये भी ब्रिज है, ब्रिज का अर्धसेंट अल्फा बीटा, ब्रिज का अर्धसेंट अल्फा बीटा। और ये वाली रिंग एक जैसी है, तो ये सारी लोकेशन और ये सारी लोकेशन एक जैसी है, चेक कर लो। तो दो डिफरेंट लोकेशन यहां हुई, एक डिफरेंट लोकेशन ये है। यहां पर अब कुछ लग सकता है, यहां नहीं लग सकता मगर यहां लग सकता है, तो इसको बोल दिया गामा। यहां लग सकता है, इसको बोल दिया गामा। क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट लोकेशन है। तो टोटल लोकेशन कितनी है? एक अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है। तो टोटल तीन डिफरेंट हाइड्रोजन है और तीन डिफरेंट लोकेशन। इसका मतलब तीन फिगर फॉर्म हो सकते हैं। डिफरेंट फिगर कितने आ सकते हैं? तीन। क्यों? ये अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा और ये अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा सेम है। इसी तरह से ये गामा और ये गामा सेम है। तो तीन डिफरेंट लोकेशन है, तीन डिफरेंट हाइड्रोजन है और तीन डिफरेंट प्रोडक्ट आ गए। तो टोटल तीन प्रोडक्ट बन सकते हैं, टोटल तीन प्रोडक्ट बन सकते हैं। इन पर क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है, यदि पूछा जाए तो आप बता देना, यदि पूछा जाए तो आप बता देना, ठीक है। अब जैसे ये देखो, एक और दे देता हूं, लास्ट एंड फाइनल। इसका नाम क्या है? डाइफिनाइल, डाइफिनाइल मेथेन। मेथेन में क्या किया है आपने? दो बैलेंसी में फिनाइल लगा दिया। अब इसमें डिफरेंट लोकेशन, तो देखो ये तो कोई लोकेशन बन नहीं सकती, क्यों? इसकी चार बैलेंसी पहले से पूरी है, जबकि ये लोकेशन है मगर यहां पे कुछ हो नहीं सकता है भाई। एक लोकेशन ये है, अब ये है एक लोकेशन, एक लोकेशन ये है, एक ये है, और ये सेम है। तो इधर वाली काउंट कर लो या इधर वाली काउंट कर लो। तो मान लो मैंने इसको अल्फा कह दिया, इसको बीटा कह दिया, तो इसको गामा कह दिया। अब ये डिफरेंट लोकेशन है मगर यहां चार बैलेंसी पहले से है, तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एक लोकेशन ये है,
तो गामा के बाद डेल्टा। अब आप यहां पर भी अल्फा कह सकते हो, बीटा कह सकते हो, गामा कह सकते हो, मगर ये लोकेशन सेम है क्योंकि सेम कंपाउंड है। तो टोटल लोकेशन कितनी है? 1 2 3 और ये 4, 4 डिफरेंट लोकेशन है। चार डिफरेंट पोजीशन है। ये देखो 4 डिफरेंट पोजीशन है। ऐसे इस तरह से कर दोगे, ठीक है, कर लोगे। और ये जितना भी मैंने पढ़ाया है इस पर कोई क्वेश्चन पेपर में आज तक नहीं पूछा गया है, इसलिए जितना मैंने पढ़ाया है बस उतना ही ध्यान रखना है, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि यार जब पेपर में आ नहीं रहा है तो हम जबरदस्ती क्यों पढ़ेंगे ज्यादा? ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब देखो ये डाइफिनाइल, 2 बेंजीन रिंग को आपने जोड़ दिया है, 2 बेंजीन रिंग को आपस में जोड़ दिया, इसको कहते हैं डाइफिनाइल। अब इसमें चेक करो, अब देखो इसकी 4 बैलेंसी है, इसकी 4 बैलेंसी है, तो इसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब जिसमें कुछ हो ही नहीं सकता है तो उसको डिफरेंट हाइड्रोजन कह ही नहीं सकते क्योंकि उसमें हाइड्रोजन ही नहीं है। तो ये हुआ अल्फा, ये हुआ बीटा, ये हुआ गामा। अब ये वाली लोकेशन सेम है, तो कोई 3 काउंट होंगी, चाहे यहां की काउंट करो, चाहे वहां की काउंट करो, चाहे यहां की काउंट करो, चाहे यहां की काउंट करो। 3 डिफरेंट हाइड्रोजन है, 3 डिफरेंट पोजीशन है, तो 3 प्रोडक्ट आएंगे, 3 प्रोडक्ट आएंगे। अब इनको मैंने अल्फा बीटा गामा कहा है, आप चाहो तो 1 2 3 कह दो, जनरली इनका नाम अल्फा बीटा गामा रखा जाता है ना? कर लोगे? अब जरा सारे बच्चे गौर से देखें, देखिए टोटोमरिज्म बचा है, आपको मैंने क्या करा दिया? चेन करा दिया, पोजीशन करा दिया, मेटामरिज्म करा दिया, ठीक है, फंक्शनल करा दिया, रिंग चेन करा दिया। फिर मैंने बताया कि कितने तरह के आइसोमर बनेंगे, एल्केन के, फिर एल्कीन के, फिर एल्काइन के। फिर मैंने बताया कितने तरह के आइसोमर या कितने तरह के पॉसिबल फिगर बनेंगे, किसके? मोनोवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप के। फिर मैंने बताया कितने तरह के पॉसिबल फिगर बनेंगे पॉलीवैलिएंट फंक्शनल ग्रुप के, और कैसे काउंट करोगे। टोटोमरिज्म जीओसी के जस्ट बाद पढ़ाऊंगा क्योंकि उसमें एक्टिव हाइड्रोजन पहचानना होता है, और एक्टिव हाइड्रोजन या एसिडिक हाइड्रोजन तभी पहचान पाओगे तब जब तुम्हें थोड़ा सा जीओसी आता हो। इसलिए जब जीओसी में एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा दूंगा ना तो उसके बाद टोटोमरिज्म पढ़ाऊंगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा, उसके बाद टोटोमरिज्म पढ़ाऊंगा, ठीक। तो अब स्टीरियो आइसोमरिज्म चालू कर रहा हूं, टाइम बताना जरा, अभी टाइम है। स्टीरियो आइसोमरिज्म स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है, स्टार्ट कर देता हूं। अब देखो स्टीरियो आइसोमरिज्म का क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होती है? आइसोमरिज्म क्या होती है? जब 2 या 2 से ज्यादा फिगर मिले, क्या स्टीरियो आइसोमरिज्म की डिफिनीशन क्या है? 2 एंड मोर देन 2, 2 and more than 2 figure form by, गौर से देखना, 2 and more than 2 figure form by different स्पेशियल या एरियल अरेंजमेंट of atom or group in two dimensional
या थ्री डायमेंशनल स्पेस, आपको दो या दो से ज्यादा फिगर मिल रहे हैं, क्योंकि टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल स्पेस में एटम और ग्रुप की लोकेशन अलग अलग है, एरियल या स्पेशियल अरेंजमेंट अलग अलग है। नोट डाल के लिख रहा हूं, जरा गौर से ध्यान रखिएगा। स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या क्या सेम होता है? बॉन्डिंग अरेंजमेंट, बॉन्डिंग अरेंजमेंट, या इसी को कह सकते हो कनेक्टिविटी बिटवीन एटम। कनेक्टिविटी सिंपल लैंग्वेज में, कनेक्टिविटी बिटवीन एटम, दो एटम के बीच में जो कनेक्टिविटी है, मतलब जो बॉन्ड है, बॉन्डिंग अरेंजमेंट या कनेक्टिविटी बिटवीन एटम, ठीक है, या बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन एटम, ये सब सेम रहेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये सब कुछ क्या रहेगा? सेम, सेम। जिसका जिसके साथ बॉन्ड है उसका उसी के साथ बॉन्ड रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब क्या? जिसका जिसके साथ बॉन्ड है, जिसका जिसके साथ बॉन्ड है उसी के साथ बॉन्ड रहेगा, उसी के साथ बॉन्ड बॉन्ड रहेगा। बॉन्डिंग अरेंजमेंट में जरा सा भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ एटम की लोकेशन में चेंज होगा, सिर्फ एटम की लोकेशन में चेंज होगा। वो कहां पे है, बस वो खिसकेगा, थ्री डायमेंशनल स्पेस में अपनी जगह चेंज करेगा। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या सेम होता है? बॉन्डिंग अरेंजमेंट सेम होता है, कनेक्टिविटी बिटवीन एटम सेम होती है, बॉन्ड बिटवीन एटम सेम होते हैं। ये तीनों एक ही चीज लिखी है। और क्या सेम होता है जो सब में सेम होता है? क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, ठीक है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जिसको परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन कहते हैं, ये सेम होगा, इंपिरिकल फार्मूला सेम होगा, वेपर डेंसिटी सेम होगी, ये सारी चीजें सेम होंगी, ये सारी चीजें सेम होंगी। डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट होगा स्पेस में अरेंजमेंट एटम का। डिफरेंट क्या होगा? एटम या ग्रुप की एटम या ग्रुप का अरेंजमेंट, मतलब लोकेशन इन स्पेस, इन स्पेस। स्पेस में एटम या ग्रुप की लोकेशन चेंज हो रही होगी, स्पेस में क्या होगा? ग्रुप की एटम या लोकेशन चेंज हो रही होगी। हाँ, स्पेशियल स्पेलिंग गलत है, लिख देता हूं यार, स्पेशियल, स्पेशियल। बात ये समझ पा रहे हो सब लोग? सभी बच्चे इस बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं? अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा। जिसका जिसके साथ बॉन्ड है उसका उसी के साथ बॉन्ड रहेगा, इतना सा भी बॉन्ड चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये देखो, आप इन दो फिगर में देखो गौर से, मैं दो फिगर आपको बना के देता हूं। देखो, एक ये है, एक ये है। मैंने क्या किया है आपको अभी पता चल जाएगा।
अब देखो, जो जिसके साथ बॉन्ड था उसी के साथ बॉन्ड है, जिसका जिसके साथ बॉन्ड था उसी के साथ है। इस कार्बन का H और OH बॉन्ड, आज भी देखो OH और H बॉन्ड सेम बॉन्ड है, बस मैंने किया क्या है, मैंने इसका लोकेशन चेंज किया है, बस ये बस घूम गया है ऐसे, ये घूम के इधर आ गया है, ये घूम के इधर आ गया है। अब जिसकी वजह से क्या हुआ है, अभी देखो ये दोनों H इस लाइन के सेम साइड थे, इसका मतलब इनकी 3 डायमेंशनल स्पेस में लोकेशन चेंज हो गई है। ये दोनों H इस लाइन के सेम साइड थे, अब दोनों H एक दूसरे के अपोजिट साइड है, चेक करो। अब ये डायगोनल पे है, ये देखिए अभी दोनों एक साइड में थे, इसका मतलब ये अलग अलग फिगर है, सेम फिगर नहीं है, इसका मतलब ये अलग अलग फिगर है। मगर ये अलग अलग फिगर बॉन्डिंग अरेंजमेंट को चेंज करके नहीं आया है, ये जो अलग अलग फिगर आया है अपनी लोकेशन को चेंज करके आया है, बस बॉन्डिंग अरेंजमेंट को चेंज करके नहीं आया। जिसका जिसके साथ बॉन्ड था उसके साथ बॉन्ड है, चेक कर लो, बस इसने अपनी लोकेशन स्पेस में चेंज की है, बॉन्डिंग अरेंजमेंट चेंज नहीं किया है, बॉन्डिंग अरेंजमेंट चेंज नहीं किया है, सिर्फ अपनी लोकेशन चेंज की है। तो अब इनके बीच में कौन सी आइसोमरिज्म होगी, ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में स्टीरियो आइसोमरिज्म होगी। क्यों? क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा फिगर मिल गए। क्यों? क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा फिगर मिल गए, 2 या 2 से ज्यादा फिगर मिल गए, 2 या 2 से ज्यादा फिगर मिल गए, और 2 या 2 से ज्यादा फिगर मिल गए तो आइसोमरिज्म तो है। मगर बॉन्डिंग अरेंजमेंट चेंज नहीं हुआ है, इसलिए स्टीरियो आइसोमरिज्म, इसलिए स्टीरियो आइसोमरिज्म। क्यों? क्योंकि बॉन्डिंग अरेंजमेंट नहीं चेंज हुआ है, और ये डिफिनेट अलग अलग फिगर है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सेम साइड थे, उनके बीच की डिस्टेंस अभी अलग है, अब हाइड्रोजन अपोजिट साइड है, उनके बीच की डिस्टेंस अलग है, लोकेशन अलग है, और लोकेशन अलग है इसका मतलब अलग चीज है, इसका मतलब अलग चीज है। फर्दर इनको क्लासिफाई कर दिया गया। अब फर्दर कैसे क्लासिफाई किया गया, जरा देखो, इसको फर्दर कैसे क्लासिफाई किया गया, जरा समझिए सब लोग। अब देखो बच्चों, ये स्टीरियो आइसोमरिज्म है, स्टीरियो आइसोमरिज्म को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। जरा सेटिंग कर दूं, देखो स्टीरियो आइसोमर को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, एक कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म। जी, और कॉन्फिगरेशनल आइसोमरिज्म को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, इनको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक एक करके हमें ये सब पढ़ना है। वो फर्दर 2 पार्ट कौन कौन से हैं वो बता देता हूं।
एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये देखो बच्चों, तो क्या हुआ जरा देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हुई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब हमें यही चीजें पूरी पढ़नी है, अब हमें यही चीजें पढ़नी है। तो अब हमारी हेडिंग जो अगली है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अब आप मुझे टाइम बताओ, कितना टाइम बाकी है? क्या आज स्टार्ट कर सकते हैं 5 मिनट? नहीं यार, वो तो स्टार्ट भी नहीं हो पाएगी, तो फिर स्टार्ट भी नहीं हो पाएगी कल। मगर ज्योमेट्रिकल चालू भी होगा और ज्योमेट्रिकल खत्म भी हो जाएगा। ज्योमेट्रिकल कल चालू भी होगा, ज्योमेट्रिकल कल खत्म भी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कल हम लोग पूरा ज्योमेट्रिकल बहुत अच्छे से करेंगे। जो मैंने पढ़ाया है उसको सब लोग बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट में वो करके आइएगा सभी के सभी बच्चे। मैं जो क्वेश्चन लिखूंगा वो कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट में करके आइएगा, ठीक है। कल से ज्योमेट्रिकल स्टार्ट करूंगा, कल पूरा ज्योमेट्रिकल हो जाएगा। हो सकता है कोई अगली आइसोमेरिज्म भी चालू हो जाए, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी स्टार्ट हो जाए, हो सकता है, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते हैं। बाय बाय, बाय बाय।